बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान के लिए रवाना हो गए। इस दौरान दोनों ममालिक के माबैन ताउन की मुतअद्दिद शोबों में मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि टैक्स निज़ाम में पहली मरतबा बेहतरी आई है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने पर भी गौर करेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अलग अलग ऑपरेशन में 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है अज़रबैजान के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जो यादाश्तें उन पर मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। उनका ये दौरा कितना अहम होगा? अहम दौरा है जी, बहुत तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं और रीजन में भी, दुनिया में भी, और ज़ाहिर है उसमें जो ये सारी जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं इनका बड़ा कलीदी किरदार है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये सारा जो है ये चाइना और रशिया का एरिया और इन्फ्लुएंस है, यानी हतमी तौर पे इस पूरे तारीख़ी तौर पे भी और मौजूदा हालात में भी ये जितनी वस्ती एशियाई रियासतें हैं यहाँ पर रशिया और चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर जो भी मामला तय होंगे, जो भी तिजारती माहदे या आगे जाके सड़कें बनेंगी, रेल्स बनेंगी, रोड्स बनेंगी, ये सारा चाइना और रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। और तारीख़ी तौर पे भी ये मैं बात पहले बता चुका हूँ कि कभी भी यहाँ पे कोई ये इलाके कॉलोनाइज नहीं हुए, जो वस्ती एशियाई रियासत हैं। यहाँ ये रशिया के उसमें रहे हैं, या फिर ये कि ऑटोमन्स का कुछ यहाँ पे असर रहा है, कुछ या ये है कि मंगोल्स का असर रहा है। यहाँ पर अमेरिका या बरतानिया नहीं आया, बल्कि बरतानिया और रशिया के दरमियान जो पहला ग्रेट गेम था वो यहाँ पे हुआ था। तो अमेरिका या बाकी कोई कुव्वत दरमियान में नहीं थी, ठीक है, जब बरतानवी राज था। तो ये वस्ती एशियाई रियासतों के साथ हमारी तिजारत, उनके साथ हमारे मुआहदे, ये और जो भी हमारे मामलात हैं ये बहुत आम हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ये इलाके जो हैं, ये तमाम रियासतें, ये चाइना और रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। आर्मीनिया जो है वो भी आ गई है शिकस्त खाने के बाद, क्योंकि आर्मीनिया जो है वो उसको हम नहीं मानते थे। आर्मीनिया हालांकि एक बिल्कुल उसका जोग्राफी दूर है, वस्ती एशिया में नहीं है शुमार होता, लेकिन बहरहाल जो है वो किसी न किसी तरह से लिंक्ड है। लेकिन ये कि आर्मीनिया भी अब जब से शिकस्त खाई है, हम अज़रबैजान के साथ थे, आर्मीनिया का भी जो है उसको भी दुनिया भूल गई है। उसका भी वही हाल हुआ है जो गलत तरफ जाने के बाद होता है। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें हैं वो ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है बड़ा, जिसके नतीजे में ये सारा जो एक आलमी निज़ाम है वो बेहतर हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे बात इसलिए नहीं होती कि वो 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 वाली ख़बरें हैं और जिनको मैं डिस्कस नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा, ये मैं अपना पुराना जुमला दोबारा एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ, काफ़ी अरसे के बाद गालिबन, पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा ख़ित्ते के और आलमी सूरत हाल जो होगी वो फ़ैसला करेगी कि पाकिस्तान में क्या होगा आइंदा, उसका सियासी मंजरनामा क्या होगा, उसका भी ख़ित्ते और जो दुनिया की सियासत है वही तय करेगी। और पाकिस्तान में जो है वो ये जो इस वक्त अरेंजमेंट है, ज़ाहिर है कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में ये तरतीब आया था। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में कितना खिंच पाता है, कितना खिंच नहीं पाता, क्या ये और बहुत सारे मामलात हैं चाइना के साथ भी बाकी। लेकिन ये कि चूँकि एक रीजनल और ग्लोबल सतह पे रियासतों के स्ट्रेटेजिक मामला तय हो रहे हैं, तो ये टैक्टिकल इश्यूज़ भी नहीं है कि उसने ये बयान दिया और ये हो गया और उसकी केस की तारीख क्या है, और ये टैक्टिकल लेवल पे नहीं बल्कि ये बहुत ही छोटे लेवल पे हैं। असल जो मामलात हैं वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पिक्चर में पाकिस्तान ने आगे कहाँ जाना है ये तय होना है अभी, ठीक है। और ये तय होने के दिन हैं, कुछ मेरा ख्याल से ताख़ीर है उसमें, लेकिन शायद वो ताख़ीर इतनी ज़्यादा नहीं है कि पाकिस्तान ये फ़ैसले ना करे। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल आने वाले दिनों में बड़े अहम स्ट्रेटेजिक फ़ैसले करने हैं, और उस स्ट्रेटेजिक फ़ैसलों के लिए आवाम की
मुकम्मल हमायत की ज़रूरत होगी रियासत पाकिस्तान को कि जो भी फैसले हों उनके पीछे अवाम खड़े हों और उनको मंजूर करें, अवामी तायद हो। अब इसमें जो अहम बात यह है कि पहले तो ज़रा देखते हैं ना कि फौरी तौर पे अगले 24-48 घंटों में 72 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ गड़बड़ हो गया है और क्या मामला जो हैं वो कशीदा हो गए हैं मज़ीद, और कशीदगी किस सतह पे चली गई है उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो यह है कि कल जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रों, वो जा रहे हैं वाशिंगटन में, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात है और ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप भी फ्रांस का दौरा कर चुके हैं और वो भी प्रेसिडेंट जो मैक्रों हैं फ्रांस के, वो यूरोप का केस, तमाम यूरोप का केस वो जो है वो सामने रखेंगे और बात ये करेंगे कि भाई यूरोप के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कैसे यूरोप ने आगे जाना है और कैसे वहाँ पर जो है वो टैरिफ्स लगाने से क्या होगा, और अगर हम यूक्रेन के मामलात के ऊपर हम पीछे चले जाते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी तवाना आवाज़ रहे हैं यूरोप के हवाले से, बहुत इन्होंने इश्यूज़ उठाए हैं और ख़ास तौर पे ये ब्रेन डेड भी इन्होंने कहा था ट्रंप दौर में। और पिछले 10-12 दिनों में ये 2 इजलास यूरोपी रहनुमाओं के मुनक़िद हो चुके हैं, जिनमें बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी शरीक थे। केयर स्टारमर जो है इनके पीछे होंगे, यानी वो जाएंगे जुमेरात के रोज़, उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। और जो ये दोनों एक मुतबादिल, अच्छा कल 3 साल पूरे हो रहे हैं यूक्रेन जंग को, तो कल यूक्रेन जंग के जब 3 साल पूरे होंगे तो उस वक्त मैक्रों जो है वो वहाँ पर होंगे वाशिंगटन में और उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी और देखना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उससे मुतासर होते हैं या वो उनसे मुतासर होते हैं। वो ज़ाहिर है प्रेस ब्रीफिंग सबके सामने होती है तो एक दुनिया को पूरे मैसेज आता है। तो प्रेसिडेंट मैक्रों की बारी है कि वो कितना प्रेसिडेंट ट्रंप को, और ये सियासी मुस्तकबिल तय करेगा यूरोप का कल की जो मुलाकात है। और इसी दौरान जो है वो फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो जर्मनी के, जो कि उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके नुमाइंदे हैं, वो जर्मन इलेक्शंस में अगले जर्मन चांसलर बनने जा रहे हैं। और ये जो हैं ये यानी जो उनकी AFD पार्टी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टी है, जिसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा एलिस विडल को सपोर्ट भी थी इलॉन मस्क की और ट्रंप की, लेकिन वो गेन करके नंबर 2 पे आ गए हैं। इतना उनके पास कभी पावर नहीं थी, लेकिन चांसलर वो शायद ना बन सकें। चांसलर जो है वो फ्रेडरिक मर्ज बनेंगे और ये इनके इम्कान ज़्यादा हैं अभी तक जो पोलिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये जो हैं ये एंजेला मर्कल की पार्टी के हैं। एंजेला मर्कल जो हैं, और एंजेला मर्कल ने इनके साथ बहुत ज़्यादती की। ये SDU पार्टी में ये वकील हैं और ये SDU पार्टी में आ गए थे। और सन 2000 में इन सदी के जो आगाज़ हुआ है तो उस वक्त ये पार्लिमानी लीडर बन गए थे SDU के। लेकिन बाद में पार्टी के अंदर ही एंजेला मर्कल ने इनका रास्ता रोका और उसके बाद ये सियासत से अलग हो गए। ये अलग हो के फिर ये अपने मुख्तलिफ जो है वो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके बोर्ड्स में रहे, किसी को लीड किया, इन्होंने कुछ किया। और 2018 में जाके जब एंजेला मर्कल ने कहा कि मैं जा रही हूँ, रिटायर हो रही हूँ, फिर ये पार्टी में वापस आए और अब ये चांसलर बनने जा रहे हैं। तो तकरीबन आप समझें कि 18-20 साल इनको सियासत, उसी पार्टी की सियासत से एंजेला मर्कल ने अंदर एक ग्रुप बना के इनको सियासत से बाहर रखा, लेकिन इन्होंने अपनी वफादारी उसी पार्टी के साथ रखी और ये कारकुन के तौर पे काम करते रहे। और जब वो गई तो ये वापस आए और पार्टी ने इनको मरकज़ी जगह दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के अगले चांसलर जो हैं वो कौन हैं और उनकी पॉलिसी जो है वो जर्मन मतलब यूरोप के अंदर क्या। और वो जो राइट विंग की पार्टी है उसके साथ कोई इत्तेहाद बनाने को तैयार नहीं है। तो गालिबन ये और ओलाफ शोल्ज़ की पार्टी, जो कि 1987 के बाद शायद सबसे ज़्यादा उसकी बुरी परफॉर्मेंस, ये बाकी पार्टियों के साथ एक कोलिजन गवर्नमेंट बने। तो देखते हैं कि, लेकिन जर्मनी का जो इलेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस के वहाँ जा रहे हैं सदर, पीछे पीछे बरतानिया के वज़ीर आज़म जा रहे हैं यूक्रेन पे मनाने के लिए उनको कि भाई यूक्रेन में हम फ़ौज भेजने को तैयार हैं
बरतानिया ने तो कह दिया कि हम यूक्रेन में अपनी फ़ौज भेजने को तैयार हैं। आज जो वज़ीर आज़म जो उनके केयर स्टेमर की बात भी हुई है ज़ेलेंस्की के साथ, और वो प्लान लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2-3 बातें ऐसी हैं जो केयर स्टेमर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे होनी है। और सिर्फ मामला जो है वो ये नहीं है कि मामला सिर्फ ये नहीं है कि यूक्रेन के ऊपर ही बात होनी है, टैरिफ के ऊपर बात होनी है। एक मामला और है जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान इस वक्त एक कशीदगी का सबब बना हुआ है, और वो कशीदगी का सबब इसलिए बना हुआ है कि एक जो इंडियन ओशन जो है उसको अगर हम देखें, इंडियन ओशन, हमारे पास यहाँ पे मैप्स नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से हमारी टीम वो मैप्स दिखा देगी अगर टीवी पे दिखा दें तो। इंडियन ओशन जो है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो चेगोस आइलैंड्स हैं। ये चेगोस आइलैंड्स जो हैं इंडियन ओशन में, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहलाते हैं, BIOT, उनके तहत ये चेगोस आइलैंड आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम मैप रोक दें 1 मिनट के लिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये चेगोस आइलैंड है कहाँ पे? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में चेगोस आइलैंड जो हैं ये मॉरिशियस का हिस्सा थे। मॉरिशियस बरतानिया की कॉलोनी थी, लेकिन मॉरिशियस को 1965 में जो है ये मॉरिशियस को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलने की एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि वो चेगोस आइलैंड्स को छोड़ देगी। मॉरिशियस ये कहेगा कि चेगोस आइलैंड हमारा हिस्सा नहीं है, तो फिर चेगोस आइलैंड बरतानिया की ही कॉलोनी रहेगी। और जब तक अगर मॉरिशियस ये कहेगा कि चेगोस आइलैंड हमारा हिस्सा नहीं है तो मॉरिशियस को आज़ादी मिलेगी, तो इस शर्त पे मॉरिशियस को आज़ादी मिल गई। अब ये जज़ायर हैं। अब चेगोस आइलैंड जो हैं ये जज़ायर हैं और इंडियन ओशन में, लेकिन ये चेगोस आइलैंड में जो आइलैंड्स का जो एक जजीरा है वो जजीरा बड़ी अहमियत का हामिल है चेगोस आइलैंड में। और वो जजीरा जो है वो जजीरा उसमें तमाम जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, चेगोसियंस जिनको कहा जाता है, उनको वहाँ से खाली करवा दिया, निकाल दिया गया वहाँ से तकरीबन। और ये बहुत सारे जो जज़ायर हैं उनमें से वो जजीरा है जो कि जिसके ऊपर मकामी आबादी नहीं है, बल्कि वहाँ पर इस पूरे खित्ते का, इंडियन ओशन का शायद अहम तरीन अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री बेस है, और वो इंतहाई खामोशी के साथ वो काम करता है, जिसको जो है वो हम डिगो गार्सिया कहते हैं। डिगो गार्सिया जो है वो चेगोस आइलैंड में है। चेगोस आइलैंड में डिगो गार्सिया है, और ये 70 की दिहाई में ये तामीर हुआ था, बरतानिया और अमेरिका की मुश्तरका। अच्छा, टेरिटरी जो है ये बरतानिया की है, लेकिन अमेरिका भी है और बरतानिया भी मौजूद है। और ये आप समझें कि UK US सबसे जो खामोश और सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट बेस है इंडियन ओशन में, वो डिगो गार्सिया है, और वो चेगोस आइलैंड के अंदर है। और चेगोस आइलैंड जो है वो मॉरिशियस से अलग हुआ था। अब जनाब ये हुआ कि यहाँ पर और वो मिलिट्री बेस है। ये इनकलाब ईरान के बाद ऑपरेशंस मुख्तलिफ, पहली खलीजी जंग, फिर दूसरी खलीजी जंग, फिर उसके बाद जो आपके ये यहाँ पे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और एंड्योरिंग फ्रीडम, और ये सारे जितने भी इराक में, अफ़गानिस्तान में ये जितने ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस में ये डिगो गार्सिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और डिगो गार्सिया जो है वो इसको कहते हैं कि अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको अमेरिकन कहते हैं कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा है जो कि अनसिंकेबल जजीरा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिस्टिंग पोस्ट भी है। और यहाँ से नासा की जो सैटेलाइट्स के सारे सिस्टम्स वो भी हैं, नेवल सिस्टम्स भी हैं, सारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि एक तो वहाँ की एक अदालत ने ये कह दिया, फैसला दे दिया कि ये यहाँ पर तो उनकी आबादी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये तो चेगोस के लोगों का है। चेगोस के जो लोग यहाँ से चले गए थे वो यहाँ पे रहते नहीं है, तो कुछ मॉरिशियस में, कुछ बरतानिया में, कुछ अमेरिका में, कुछ दुनिया भर में उन्होंने पिटीशन डाली। उन्होंने कहा कि ये तो चेगोस के लोगों का है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मॉरिशियस की हुकूमत के साथ जो है वो बरतानिया के जो की हुकूमत है, उन्होंने एक मुआहदा साइन कर लिया, और बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा साइन किया। और वो जो मुआहदा है वो साइन हो गया 3 अक्टूबर को। 10th अगर हम स्लाइड दिखा सकें, बरतानिया और मॉरिशियस के दरमियान मुआहदा साइन हो गया। और मुआहदा ये हुआ कि
जो ये उनकी डील हुई, यूके मॉरिशस डील टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी सेफ गार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस। इस मिलिट्री बेस के ऊपर यानी डिएगो गार्सिया की बेस के ऊपर ये दोनों मुल्कों में मुआहदा हो गया। ज़बरदस्त हो। उसके मुताबिक ये होगा कि 99 साल तक 99 ईयर्स तक वहाँ पे लीज़ रहेगी और ये बेस कायम रहेगी और 99 ईयर्स की लीज़ होगी यहाँ पे मिलिट्री बेस की डिएगो गार्सिया के ऊपर। अब जनाब वहाँ पर इलेक्शन हुए, हुकूमत तब्दील हो गई, नए वज़ीर आज़म आ गए। उन्होंने कहा मैं तो उस माहदे को नहीं मानता, ये तो माहदा जो है ये तो बिल्कुल गड़बड़ माहदा है, ये कैसे हो गया माहदा, और मैं इस माहदे को बिल्कुल नहीं मानता, ये जो भी माहदा है। अच्छा, इस दौरान वहाँ पर अमेरिका में भी इलेक्शन नहीं हुआ था, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम थी वो भी इस माहदे के, उन्होंने खूब इसको तनकीद का निशाना बनाया कि ये बरतानिया ने जो मॉरिशस के साथ मुआहदा किया है ये तो सरेंडर कर दी है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बेस। देखिए एक तो गुआम की बेस है, एक उनके पास और बेसिस हैं ये जो फिलिपीन के अंदर है, लेकिन उसके बाद डिएगो गार्सिया को अगर आप छोड़ दें तो ये इंडियन ओशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, ये जो आइलैंड्स हैं और ये ख़ास तौर पर डिएगो गार्सिया की बेस है, ये तो किसी तरह से भी इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, ये अब बात यह है कि इसको उन्होंने कहा कि जी हम तो इस मुआहदे को नहीं मानते। इसके ऊपर एक फड्डा पड़ा हुआ है। डिएगो गार्सिया, देखें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है ना, बरतानिया और उसका मामला जो है वो सिर्फ ये है कि जी उसमें यूक्रेन के ऊपर बात होगी, उसमें टैरिफ्स के ऊपर बात होगी, लेकिन जो एक खिंचाव है ना दरमियान में, वो डिएगो गार्सिया की बेस नहीं डिस्कस हो रही, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान। और मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, इस बेस को, ये बेस। और देखें अमेरिका की बेसिस चाइना के साथ अगर आगे जाके कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है अमेरिका का, तो उसमें जो दोनों की क्योंकि ये जितने भी लोग आ रहे हैं सारे ये चाइना हॉक्स हैं, और बेसिकली वो उनका एक ख्याल ये है, जो मेरा अपना मतलब रशिया को वो बहुत ज़्यादा कंसेशंस भी दे रहे हैं, रशिया की बातचीत भी सुन रहे हैं, वो रशिया के करीब भी जा रहे हैं, वो रशिया के यूक्रेन के ऊपर फैसले भी मान रहे हैं, रशिया के लिए वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में भी वो अपीस कर रहे हैं रशिया को, रशिया के यूक्रेन को उन्होंने यूरोप को सब फेंक दिया रशिया को करीब लाने के लिए। ये निक्सोनियन रिवर्सल भी कहा जाता, इस पॉलिसी को कहा जा सकता है कि निक्सन के दौर में जो मामला तय हुए थे वो बिल्कुल वो एक तरह से अलग करके वो रिवर्सल इस तरह से कि पहले उन्होंने चाइना को सोवियत यूनियन से अलग करके सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था। अब वो हर सूरत में रशिया को अलग करना चाह रहे हैं चाइना के साथ। ये चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये जो पूरा एक्सेस एक बना हुआ है सारा, ये सारे मुल्क इकट्ठे हैं। और अब देखें 750 बेसिस हैं अमेरिका की, 750 फॉरेन बेसिस हैं, जिनमें से एक ये डिएगो गार्सिया की बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना की सिर्फ एक फॉरेन बेस है जिबूती पे, और कहीं चाइना की बेस नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, अमेरिका की दूसरे नंबर पे। तो अगला जो कंपटीशन अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान होना है तो उसमें ये एक बहुत बड़ा अमेरिका के अंदर एक, आप समझ लेंगे, एक गैम्बल है कि क्या वो रशिया और चाइना को अलग करवाने में कामयाब हो सकते हैं। और जाहिर है कि जब इससे पहले जब चाइना जो है वो चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में जब बेहतर हुए थे तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। और यहाँ पर हेनरी किसिंजर आए थे और यहाँ से वो फ्लाई कर गए थे, और उसके बाद वो चाइना गए थे, उसके बाद निक्सन गए थे, उसके बाद चाइना को तस्लीम किया, ताइवान को निकाला, बहुत कुछ चाइना ने मनवाया मौजूदा चाइना। उसके बाद जो है वीटो पावर उसके पास आ गई, ताइवान के पास थी पहले। तो अब यह है कि अब ये एक बड़ा गैम्बल हो रहा है कि क्या रशिया को इतना खुश करके चाइना से अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि नहीं होगा, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ब्यूटेन जो है वो शी जिनपिंग से अलग, चाइना अलग हो जाए और रशिया अलग हो जाए। हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में इस बात पे डिबेट है, और जाहिर है कि डिबेट इंटरनेशनल अफेयर्स में हमेशा डिबेट होती है कि क्या चाइना और रशिया की आपस में लड़ाई हो जाएगी और रशिया जो है वो दोबारा यूरोप की तरफ चला जाएगा और अमेरिका की तरफ चला जाएगा और चाइना का साथ नहीं देगा। मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा बड़ा मुश्किल हो। पहली बात है। दूसरी जो बात है वो ये है, अच्छा डिएगो गार्सिया के ऊपर बात हो रही है, और ये इसको अगर किसी ने देखना हो या इसको थोड़ा समझना हो, एक तो यूक्रेन ये ऊपर, तो ये तो यहाँ पे ये मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जनवरी का टेलीग्राफ बस रेफरेंस दे देता हूँ, उसके बाद उसको देख लें जिन्होंने इसको डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा। मॉरिशियस पीएम कॉल्स फॉर फर्स्ट लाइट, मॉरिशियस पीएम कॉल्स फॉर क्लोजर टाइज विद चाइना बट इंसिस्ट ही वोंट लेट बीजिंग टेक चेगोस आइलैंड।
वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो चाइना के मैं बहुत करीब हूँ, लेकिन उनको बेस नहीं लेने दूंगा। लेकिन ये है कि ये जो है ये चाइना के साथ क्लोजर टाई चाह रहे हैं। इसके ऊपर जो है जो नए उनके आए हैं रेम गुलाम, अच्छा ये जो उनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं। उसके बाद सेकंड, ब्रिटेन डिनाइज रिपोर्ट्स के इट विल पे मोर टू फाइनलाइज चेगोस आइलैंड्स डील। वो डील मसला अटका हुआ है कि चेगोस आइलैंड की बेसिस का बेस, और मैंने कहा ना ये डिएगो गार्सिया वो बेस है जिसके बगैर, अगर डिएगो गार्सिया आप हटा देना, बाकी फिलिपीन इधर उधर आप 10 जगह पर रखें बेसिस, वो ये जो है ये बड़ी प्राइमरी बेस है। 80% जो दुनिया की तिजारत है वो उन इलाकों से गुजर रही है इस वक्त जो कि जहाँ पे चाइना की या तो चाइना की प्रेजेंस है किसी न किसी शक्ल में, या ये है कि चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, ठीक है, और चाइना मौजूद है। 80% ग्लोबल ट्रेड वहाँ से गुजर रही है इस वक्त। तो ये जो बेसिस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स, मॉरिशियस रेजेज थर्ड, Mauritius raised concerns about UK plan to cede sovereignty over Chagos Islands. So New York Times, UK to hand over Chagos Islands to Mauritius, ending colonial era dispute. ये पहले की बात है कि उस वक्त ये था कि वही अच्छा सा वज़ीर आज़म था, वहाँ पे वज़ीर आज़म ही तब्दील हो गया। उस इंस्पेक्टर ने एक नई कहानी डाली हुई है। ये फिफ्थ, लेट ट्रम्प बाय द चेगोस आइलैंड्स। अच्छा जी, चेगोस आइलैंड को ख़रीद लो। अच्छा, उसके बाद ट्रम्प की जो टीम है जब ये आ गए तो वहाँ पर जो ज़ाहिर है निजल फराज जो करीब हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रम्प इंतज़ामिया के, जो बरतानवी पॉलिटिशियन है, उनका BBC को मैं कोट कर रहा हूँ, ट्रम्प टीम हॉस्टाइल टू चेगोस डील। ये उन्होंने क्लेम किया कि चेगोस डील पे काफ़ी हॉस्टाइल हैं ट्रम्प की टीम। फिर टाइम्स बरतानिया का बड़ा मौका, जरा उसने जनवरी में रिपोर्ट किया पिछले महीने कि चेगोस आइलैंड डील 7 रेज द स्पेशल रिलेशनशिप्स। ये जो खसूसी ताल्लुकात हैं अमेरिका के और बरतानिया के, ये डील जो है दरमियान में जो बरतानिया करके बैठा हुआ है, ये डील बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। और फिर उसके बाद जो है वो रैंड कॉरपोरेशन ने इस साल के शुरू में 21 जनवरी को रैंड कॉरपोरेशन की पूरी रिपोर्ट आई है, द डेविल विल बी इन द डिटेल्स, द फॉर्मल UK मॉरिशियस सॉवरेनिटी ट्रीटी कुड काउंटर चाइनीज एम्बिशंस। अच्छा, फिर उसके मैंने कहा ना चेगोस आइलैंड, ये ध्यान में रखिएगा, आने वाले दिनों में हम इसको शायद इस पर बात करेंगे फर्दर। प्लान टू एक्सप्रेस जो UK है उसने फिर 9th प्लान टू सरेंडर चेगोस आइलैंड्स डैम्ड एज एब्सोल्यूट इंसैनिटी। तो ये जो है ये अच्छा। फिर फाइनेंशियल टाइम 11, ट्रंप ने अभी तक फैसला नहीं किया कि वो इस चेगोस आइलैंड की बरतानिया की डील को बैक करेंगे या नहीं करेंगे। तो चेगोस आइलैंड इसमें बड़ा मसला है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये आने वाले दिनों में, चूँकि ये चाइना के ऊपर है ना सारा, असल तो ये कि चाइना और अमेरिका, ठीक है ना, बाकी रशिया को क्या ही कामयाब, रशिया को अब ये सारा उसी का हिस्सा है। देखते हैं कि आगे पिक्चर क्या होती है। जब जो डेविड लैमी जो कि सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन के, उनकी ये फरवरी का हम कोट कर देते हैं 12th, उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई चेगोस डील को बचाने के लिए। चेगोस डील पीछे पीछे एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा मामला है। तो सामने तो यूक्रेन की बात हो रही है, ये एक 12th स्लाइड दिखाएं, सामने तो बात हो रही है कि बड़ा गुडी गुडी चल रहा है और ये यूक्रेन की बात होगी, ये होगी। असल में चेगोस आइलैंड बहुत, इसमें अगर आप समझे ना कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त कौन सा है, तो वो चेगोस आइलैंड पे जो बरतानिया डील करके बैठ गए, वज़ीर आज़म चेंज हो गए, वो जो नई हुकूमत आई है इनका ये कहना है कि वो चाइना के करीब है। और जो मार्को रूबियो भी नाराज़ हैं, ट्रंप भी नाराज़ हैं कि ये आप करके, लेकिन वो डील ऑफिशियल डील एग्रीमेंट साइन हो गया, दोनों से साइन हो गए, बड़ा गुडी गुडी हो गया। उस वक्त अच्छा बाइडेन इंतज़ामिया ने अप्रूव कर दिया था कि ठीक है हमें कोई मसला नहीं। ट्रंप जो है उनके टीम के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, तो सरेंडर है और ये वो। तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने जाके यूक्रेन पर भी बात करनी है, अपने मुल्क पर टैरिफ ना लगे इस पर भी बात करनी है, कहीं यूरोप की बात भी करनी है, और कहीं उन्होंने चेगोस आइलैंड के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि वहाँ पर ख़ासतौर पर जो चाइना के हवाले से जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियात हैं, वो तो इसके ऊपर बहुत शदीद उनको गुस्सा है, और कि भाई ये क्या आप डील करके बैठे हुए हैं मॉरिशस के साथ चेगोस आइलैंड। अच्छा, इसी दौरान जो है तो ये एक तो ये मामला, रशिया ने रात को, यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया ने बहुत शदीद उन पर दोबारा हमले किए हैं और बहुत बड़े इलाके को दोबारा ड्रोन्स का निशाना बनाया। और इसी दौरान जो ज़ेलेंस्की हैं वो, उन्होंने पहले तो कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इस बात को तस्लीम ही नहीं करता कि ये, मैं तो रेयर अर्थ मिनरल्स, फिर वो कल फिसल गए थे दोबारा। लेकिन आज जो उनके फाइनेंशियल टाइम्स में एक पूरा मजमून शाया हुआ है जो कि तहरीर किया है उनके जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं अमेरिका के,
उन्होंने एक मज़मून शाया किया है आज के फाइनेंशियल टाइम्स में। अच्छा, और उस फाइनेंशियल टाइम्स के मज़मून में उन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप विल प्रोटेक्ट द यूक्रेनियन पीपल एंड द यूएस टैक्स पेयर्स। अच्छा, ये मज़मून जो है इसको तहरीर उनके फॉरेन ये ऑपेड जो है ये उनके सेक्रेटरी ख़जाना ने किया। वो ये कह रहे हैं इसमें कि जो पैसा हमें जो डील है वो ये नहीं है कि हम कब्ज़ा करने जा रहे हैं, बल्कि हमें ये जो डील है, ये जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हो रही है, इस रेयर विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यूक्रेनियन पीपल आज जो है ये उनके सेक्रेटरी ख़जाना ये कह रहे हैं कि ये एक वर्ज पे हैं, पीस डील होने जा रही है, रिन्यूएबल फलाना फलाना फलाना। लेकिन वो असल जो इसमें बात है इस पूरे मजमून में अगर हम इसको पढ़ें इसमें, तो उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है वो ये रेयर अर्थ मिनरल से जितने पैसे आएंगे वो पैसे, उन पैसों का एक हिस्सा जो है वो यूक्रेन की तामीर नौ पे भी खर्च होगा। लेकिन यूक्रेन की तामीर नौ पे खर्च होगा, लेकिन उसके साथ उस पर भी खर्च होगा जो यानी इससे इसका जो पूरा जो लुबे लुबाव है वो उन इलाकों की तामीर पे भी खर्च होगा जो रशिया के पास हैं। दोनबास के वो इलाके हैं जो ईस्टर्न दोनबास और बाकी वो इलाके जो कि रशिया के पास चले गए हैं, उन पे भी खर्च होगा। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि ताख़ीर हो गई है इसमें। कल था ये कि साइन करेंगे वो, लेकिन अभी ये कि वो शायद जो आने वाला कल या परसों वो एक आध दिन में उनकी तरफ से ऐलान हो रहा है कि हम इस पे साइन कर देंगे। और वो जो है वो उनके जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, मैं 13 स्लाइड कोट कर रहा हूँ केव की। यूक्रेन वर्क ऑन फाइनलाइजिंग मिनरल्स डील टू स्टार्ट ऑन February 24। ये उनके स्पीकर ने आज कहा है कि 24 को साइन हो जाएगा, ये डील साइन हो जाएगी। ये 13 स्लाइड मैं कोट कर रहा हूँ, कीव इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि अगर ये साइन हो जाएगी 24 तारीख को, ये रेयर अर्थ मिनरल्स की डील साइन हो जाएगी, तो इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसमें यूक्रेन को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, और इसमें सारी जो यूरोप की कोशिशें हैं, क्योंकि अगर वो साइन हो रही है तो मैक्रोन जाके क्या बात करें। मैक्रोन तो बात ही करने जा रहे हैं कि नेटो के अंदर मतलब यूरोप का रोल, यूक्रेन पे हमसे बातचीत करें। वो बातचीत तो हो गई है, मामला तय हो चुका है। वो अब ज़ेलेंस्की को बिठा लें बीच में, बिठा के क्या करना है? वो कहना 4% उसकी पॉपुलैरिटी है, उसको बिठा लें बीच में। लेकिन ये कि, और ये मैंने आपसे पहले कहा ना कि उनकी सिक्योरिटी, पहले भी मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ज़ेलेंस्की हैं वो दरमियान में आ गए हैं। तो दरमियान में आके वो कहीं फंस गए हैं दरमियान में आके, और केयर स्टेमर कह रहे हैं कि हम आपको मज़ीद असला भी देंगे, मज़ीद फ़ौज भी देंगे। लेकिन ये सारा तो डिपेंड करता है ना अमेरिका के ऊपर। वो पीस कीपर्स तो आ नहीं सकते। पीस कीपर्स तो वो होते हैं जो दोनों तरफ से जो है वो, और नेटो आर्टिकल 5 के तहत वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बहरहाल अब इसमें देखना ये है कि यूक्रेन का तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है, और अगर इस मरहले के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप तो पीछे नहीं हटेंगे। वो ज़ाहिर है, बल्कि मैक्रोन से पूछेंगे कि यार ये आप इसको अपने दिफाई अखराजात क्यों नहीं बढ़ा रहे और बाकी मामलात क्यों नहीं बढ़ा रहे। और वो तो देखें यूरोप के बिजनेसमैन जो हैं उनसे कह चुके हैं कि आप हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। यानी यूरोप के लोगों से कह रहे हैं कि अगर टैरिफ से बचना है, वरना टैरिफ लगेंगे आप पे, अगर टैरिफ से बचना चाहते हो तो अमेरिका आ जाओ। यूरोप के लोगों को भी ये कह रहे हैं। तो यूरोप के लोग तो इस वक्त, यूरोप की इकोनॉमी कैसे खड़ी होगी अगर यूरोप के इन्वेस्टर्स को भी अमेरिका कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है यूरोप में काम करना, आना है तो टैरिफ से बचना है, या तो टैरिफ को भुगतो, या ये कि आसान बिजनेस के लिए हमारे पास आ जाओ, हम तो ऑफर कर रहे हैं। ये अमेरिका उनसे कह रहा है, जो यूरोप के लोग हैं सारे। और आपको पता है कि अमेरिका खुद, अमेरिका में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग आज अमेरिका में हमें नज़र आते हैं अमेरिकन्स, वो जो गोरे अमेरिकन्स भी हमें नज़र आते हैं, जो MAGA वाले, तो ये 200-300 साल पहले तो या तो ये ब्रिटिशर्स थे, या ये फ्रेंच थे, या स्पेनिश थे। ये तो कॉलोनीज थी ना, आपस में इनकी लड़ाई हुई। इनके ओरिजिनल लोग तो यहाँ से उनको ख़त्म कर दिया गया। तो एनीवे, तो सबके जो दादा परदादा, तो वो सारे जो हैं वो कोई ना कोई आयरलैंड से, कोई फ्रांस से, कोई बरतानिया से, कोई इधर से, कोई उधर से। और इसीलिए वहाँ शहरों के नाम भी ऐसे मिलते हैं आपको कि बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे यॉर्क इधर है तो वहाँ पे न्यूयॉर्क होगा। तो कई इलाकों के नाम ऐसे हैं कि आपको एनीवे। तो एक तो ये फैसला होने जा रहा है। दूसरा जो इसमें हाँ मसला है, जो बड़ा मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पर एक बड़े नए इशू को खड़ा करेगा, वो ये है कि जो एक तलखी पैदा हो रही है इस वक्त, वो ये है कि जो इसराइल है उसने कैदी रिहा नहीं किए। कल जो हमने कल बात भी की थी कि वो 6 यरमाली तो रिहा हो गए हमास की कस्टडी से, लेकिन जो कैदी हैं 602 कैदी वो बसों में बैठ गए थे अपने,
तो बसों में बैठने के बाद उनको रिहा नहीं किया इसराइल ने। और ना सिर्फ ये कि उनको रिहा नहीं किया, बल्कि आज तकरीबन 20 सालों के बाद पहली दफ़ा मगरबी किनारा जो जनीन का कैंप है वहाँ पे इसराइल के टैंक वहाँ पे दाखिल हो गए हैं, यानी मगरबी किनारा, गज़ा नहीं, मगरबी किनारा। और उसके अलावा जो, तो ये एक बड़ी कशीदा सूरत पैदा हो गई है कि वो जो पहला फेज़ था वो एक जगह रुक गया है। स्टीव विस्कॉफ जो हैं उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि मैं बुध के रोज़ मशरिक़ वस्ता पहुँच रहा हूँ और पहला फेज़ एक्सटेंड हो सकता है, यानी वो ये हो सकता है कि वो 1 मार्च तक ना चले बल्कि वो एक्सटेंड हो जाए। आइडियली तो उसने, यानी आइडियली क्या, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो है वो 1 मार्च को उसने ख़त्म होकर 2 मार्च से दूसरा शुरू होना था, लेकिन चूँकि इसराइल उसको डिले कर रहा है कि कुछ ऐसा हो कि बीच में ये सारी गड़बड़ हो जाए, ये माहदा ही ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने वो कैदी जो हैं वो बसों में बिठा के वापस कर लिए। और वापस करने के बाद जो है वो अब वो माहिदा अपनी जगह रुक गया। हमास की तरफ से कहा गया है कि भाई ये माहिदा ख़त्म करवाने की कोशिश के संगीन इसके नताइज निकलेंगे। और कुछ देर पहले वहाँ पे जब सैयद हाशिम और सैयद हसन नसरुल्लाह की आज तदफीन हो रही है, सैयद जो हाशिम है उनकी गालिबन कल होगी तदफीन उनके आबाई गांव में, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग थे। आप जरा वक्फा लें और इसी दौरान वहाँ पे इसराइल की स्ट्राइक्स हुई। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जिस तरह कहा गया कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, तो क्या रिलीफ दे सकेंगे? देखते हैं जी क्या करते हैं वो। अभी तो मुझे नहीं पता कि कोई उनका कोई हिकमत अमली, माशी हिकमत अमली लॉन्ग टर्म तो स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो दुनिया कहीं और किसी और तरफ जा रही है। हम तो बहरहाल मैं उस पर क्या तबसरा करूँ, उसके मुताबिक फिर IMF कहाँ पे होती है, तो USAID कहाँ पे होता है, और बाकी सारा मामला। तो एक पैरेलल प्लानिंग जो है वो हमें तैयार करनी चाहिए। सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनको सितंबर में पिछले साल वो शहीद उनको किया गया था। तो आज जो उनकी और सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन का जो नमाज जनाजा, तो उसमें लाखों की तादाद में, लाखों से मुराद ये कि मिलियन से ज़्यादा जो है वो लोग उसमें शरीक थे, बैरूत में और उसके सबब्स में, दाहिया के इलाकों में, जहाँ पे हमेशा उनका क़याम रहा और उनसे मुलाकात भी हुई। और सैयद हसन नसरुल्लाह जो है वो व्यूज़ ऑन न्यूज़ में जो है उन्होंने शिरकत भी की 1 से ज़्यादा मरतबा, और वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिए। तो वो जो है वो 64 बरस की उन्होंने उम्र पाई, और बहुत बड़ा जो है उनका इज्तिमा था। और वहाँ पे 65 मुल्कों के तो बाकायदा नुमाइंदगान मौजूद थे, और बाकी दुनिया भर से जो एक्टिविस्ट और बाकी जो लोग थे उनके चाहने वाले वो मौजूद थे। लेकिन इस मरहले पे जो है वो एक तो हिज़्बुल्लाह ने ये ज़ाहिर किया कि वो मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं। जो बैरूत एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो सैयद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर के हवाले से एक तनाज़ा चल रहा था, लेकिन वो अल्टीमेटली वो तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर बैरूत एयरपोर्ट पे भी उनकी जो है वो वहाँ पे लगा दी गई। और इसी दौरान जो है वो इसराइल की तरफ से 2 स्ट्राइक्स वहाँ पे हुई मुख्तलिफ़ इलाकों में। और लेकिन ये है कि बहरहाल वो ये मुज़ाहरा किया हिज़्बुल्लाह ने आज कि वो अपनी जगह मौजूद हैं। जैसे हमास बार बार ये बता रही है कि हम मौजूद हैं अपनी जगह, इतनी जो भी जहरीत रही हमें एज अ फोर्स, तो आज हिज़्बुल्लाह ने अपनी पावर शो की, वहाँ मुकम्मल के मौजूद हैं तमाम तर हमलों के बावजूद। और इज्तिमा जो था वो यमन में बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा जो यमन का इज्तिमा है वो भी बहुत बड़ा हुआ वहाँ पर भी। तो अब इस दौरान जो है वो जनीन के जो कैंप्स हैं वहाँ पे, जैसे मैंने कहा 21 साल के बाद जो है वो जनीन मगरबी किनारे के कैंप्स में इसराइल की जो के टैंक्स दाखिल हुए हैं। और स्टीव विस्कॉफ कह रहे हैं कि पहले फेज़ की एक्सटेंशन शायद हो जाए, यानी इसका मतलब है कि 1 मार्च तक जो है वो। अब इसमें दूसरा मामला ये भी तो है कि 4 मार्च को अरब रहनुमाओं का इजलास होना है, लेकिन इस स्टीव विस्कॉफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामलात को वो कहीं बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। और वो जो
नेतन्याहू, क्योंकि देखें उधर से वो ज़ेलेंस्की हर थोड़ी देर के बाद वो उनकी खबर आती है कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ, अगर नेटो में यूक्रेन को ले लो, यूक्रेन को शामिल कर लो, यूक्रेन को बचा लो, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। इस्तीफ़ा वैसे भी देंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उनको उनकी फ़ौज ही शायद अरेस्ट कर ले, उनकी जान को भी ख़तरा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ज़ेलेंस्की अजीब एक जो है ना अजीब जगह फंस गए, और वो उनको चाहिए कि वो जो है वो खामोशी अख्तियार कर लें, जला वतन हो जाए, खुद ही किसी मुल्क को देख के अगर कोई मुल्क उनको लेता है। ज़ेलेंस्की की अब पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई है। वो हर थोड़ी देर बाद, हर 2-3 घंटे के बाद वो कहीं महफिल पे बैठे होते हैं, कहते हैं मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कहते हैं अच्छा कहाँ जा रहे हो? कहते हैं नहीं, इस्तीफ़ा इसमें दूंगा जब नेटो में ले लेंगे मेरे मुल्क को, मेरा मुल्क क्या मन मुझे, बस इस तरह की बातें कर करके वो फंस गए बीच में। और ना मैक्रों और बाकी यूरोप के मुल्क खुद माशी बदहाली का शिकार हैं, और बदहाली तो नहीं निकल जाएंगे, लेकिन एक रिसेशन आया हुआ है, तो इसमें वो ज़ेलेंस्की को संभालेंगे या वो अमेरिका को अपने टैरिफ्स का मसला ट्रम्प से हल करवाएंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अमेरिका जो है वो 877 बिलियन 877 बिलियन साल का खर्च कर रहा है डिफेंस पे। चाइना खर्च कर रहा है 292 बिलियन। मैंने कहा चाइना जो है उसने वियतनाम से हटके कोई जंग नहीं, चाइना ताज़ा दम है, उनकी जो है वो 750 बेसेस हैं, उनकी सिर्फ एक बेस है फॉरेन बेस, और वो जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चाइना जो है वो असल देखना ये आने वाले दिनों में कि क्या चाइना और जो रशिया के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि नहीं होता, और अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता तो इसलिए फिर एक नया क्राइसिस खड़ा होगा। ये जो मामला है ना नेतन्याहू भी ज़ेलेंस्की वाली पोजीशन में आ गए, क्योंकि यहाँ से अरब ममालिक और मशरिक सारी दुनिया, अच्छा जो केयर स्टीमर है वो भी बात करने जा रहे हैं गजा के ऊपर। जो लेवरोव हैं, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनके भी जोहान्सबर्ग में मुलाकात हुई है, और वहाँ पे वो मैंने कल भी कहा था फैमिली फ़ोटो नहीं उतर सकी, इतना इख्तलाफ हो गया था बरतानिया के साथ और बाकी मुल्कों के साथ। वो कल पहुँच रहे हैं तुर्किया पहुँच रहे हैं। हालांकि जोहान्सबर्ग में जो फिदान है, जो तुर्किया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन कल जो मुलाकात है वो बड़ी अहम है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का जो तुर्की का दौरा है, तुर्किया का, वहाँ पर एक तो बात होगी यूक्रेन के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तुर्किया का। दूसरा सीरिया के हवाले से बहुत, दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसमें सीरिया भी डिस्कस होगा, जिसमें यूक्रेन भी डिस्कस होगा, जिसमें गजा भी डिस्कस होगा, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होगा ये कल की मीटिंग में। और ये कल की मीटिंग इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई कि यहाँ से वो अंकारा से इन मुलाकातों के बाद सीधा जाएंगे तेहरान, और तेहरान में उनकी ईरान की क़यादत से बात होगी। तो ये जो रीजन के अंदर या पूरी ग्लोबली बड़े फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं, तो उन फैसलों के आगे जो है वो किस तरह से मामलात आगे चलेंगी दुनिया के। मैंने चगोस आइलैंड फंसा हुआ है बीच में, और जब चगोस आइलैंड के ऊपर, इसका मतलब ये है कि चाइना है ना कहीं मद्देनजर, देखिए ना, अगर चाइना कहीं सामने है ना, और उसमें अब देखना ये है कि कौन से मुल्क जो हैं आगे आने वाले दिनों में अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। देखिए ना, ये वो मुल्क जो दरमियान में चले हैं वो इस काबिल रहे हैं कि उन्होंने सुलह करवाई, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तुर्किया, बेशुमार मुल्क ऐसे जो कि एक ही वक्त में, किसी को इतराज़ नहीं, वो एक ही वक्त में उन्होंने जो है वो रशिया से भी यूक्रेन से भी अपने ताल्लुकात बेहतर रखे, वो दरमियान में सालिसी का रोल प्ले कर पाए। अच्छा, ये आप जहन में रखें कि जो दुनिया के 120 मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, 120 मुल्कों का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और ये जो है ये 30% दुनिया की जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो चाइना में हो रही है। 30% जितना सामान आपको पूरी दुनिया में बना हुआ नज़र आ रहा है वो चाइना का है, इस तरह से आप बात, ठीक है। और बाहर से चाइना जो है वो 2.72 ट्रिलियन बाहर से सामान मंगवाता है, और 3.59 ट्रिलियन बाहर एक्सपोर्ट करता है। और 40% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स हैं, 40% ग्लोबली, पूरी दुनिया के 40% वो चाइना में लिखे जा रहे हैं। और ये जितनी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से ये अमेरिका में लोगों को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो वो सारे के सारे चाइना का रुख करें। चाइना ने एक नया प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी में इस लेवल पे थे तो यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के साथ ही यहाँ पर इस जगह पे मुख्तलिफ उनकी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके 100 शहर ऐसे हैं जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी है,
100 शहर ऐसे हैं चाइना के जिनमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, और अमेरिका में सिर्फ 10 शहर ऐसे हैं जिनमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो चाइना जो है वो और मतलब चाइना बिल्कुल, और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2030 में चाइना जो है, जो कि सेकंड दुनिया की जीडीपी है, वो पहली जीडीपी हो जाएगी। तो चाइना के असल कंपटीशन जो होना है वो चाइना से, लेकिन ये जो कोशिश है अमेरिका की कि क्या रशिया चाइना को छोड़ देगा, जैसे कि चाइना ने सोवियत यूनियन को छोड़ दिया था, और रशिया उसके बाद कैसा होगा, इसके ऊपर बैट हो रही है। ये जो रीजनल और ग्लोबल सिनेरियो है ना, यहाँ पे तय होना है कि किस मुल्क में कैसी हुकूमतें, कैसी पॉलिसीज़ बनेंगी, वो मुल्क आगे कैसे उन्होंने अगले कई सालों के अंदर कैसे आगे जाना है, किन ब्लॉक्स में रहना है। ब्लॉक्स में तो रहना है, कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा, ठीक है ना, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देखें ना, या तो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क को सऊदी अरेबिया उसने कहा हम तो लेंगे, उनको तो उनकी तो इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त खड़ी, उन्होंने कहा हम तो दरमियान में नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि आपका क्या ख्याल है कि जैसे मतलब पाकिस्तान को पॉलिसी लेनी पड़ेगी आगे, और इंडिया को लेनी पड़ेगी। अगर अमेरिका के साथ गए हैं तो अमेरिका उनको अगर चाइना के अगेंस्ट खड़ा करेगा तभी तो देगा सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली ये देखना है कि कौन से मुल्क कहाँ। लेकिन ये आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रम्प का, ये तो बाइडेन का फैसला था, मेरा फैसला है ही नहीं, ज़ेलेंस्की को फेंक दिया उठा के। यानी अब ये देखें ना कि वो भाई अमेरिका के साथ उन्हें मामला, जो अमेरिका में, ये तो यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पे हुआ ना सारा, लेकिन ये कि उन्होंने कहा मैंने तो नहीं, बाइडेन नहीं किया था, मैं तो चाहता हूँ कि रशिया दोस्त है हमारा। तो ये कैसी ज़बरदस्त पॉलिसी है। अब आप कहते फिर कि जी अमेरिका से बात हुई तो उन्होंने कहा अमेरिका तो चेंज हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ सेटअप है, बाइडेन दौर का है, उनकी यादगार है, अब देखिए कब तक चलती है आगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।